गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। The significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence or the Sepoy Mutiny। इसमें सिपोई म्यूटी हो गई थी रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जिसके कारण नॉर्थर्न स्टेट में इफेक्ट पड़ा था, साउथर्न इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं था। तब रिवॉल्ट 1857 को दबा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि इतना बड़ा बवाल मच गया। फिर उसको अपनी बहुत सारी गलतियां समझ में आई, जिसके कारण उसे बवाल मची थी। एग्जाम्पल में लैंड ओनर्स के अगेंस्ट गुस्सा था, लेकिन फाइनली इस रिवोल्ट को दबा दिया गया और ऐसा रिवोल्ट फिर से ना उभरे, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया है। इसको कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके फीचर देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। जब रिवॉल्ट 1857 को दबा दिया गया तब ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, तो उसे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल को फाड़ दिया गया और बोला गया कि आप निकलो, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी पावर थी वो सारी की सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑल टेरिटरीज एंड ऑल रेवेन्यू सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर से तो खत्म हो ही गई थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी खत्म हो गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से होगा। उसके बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ब्रिटेन की जो क्वीन है उनके नाम से इंडिया की गवर्नमेंट चलेगी। और एक चीज बदली गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे नाम, उनके इस उपाधि को बदलकर अब वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनकी उपाधि को बदलकर अब वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था उसको अब कहा जाएगा वायसरॉय ऑफ इंडिया। और ये वायसरॉय ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होगा। ये ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होगा वायसरॉय। और वायसरॉय बने इंडिया के पहले लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों, वह इंडिया के पहले वायसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। इनका सेकंड देखते हैं। इट एक्सटेंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाओ और डबल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दिया गया। इनका थर्ड देखते हैं। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कहा एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया और ऑफिस को बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये बैठता था लंदन में और ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट को डेली बेसिस पे रिप्रेजेंट करते थे। ये लंदन में बैठता था लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और ये डेली बेसिस पे रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट कहाँ से लेगा? लॉर्ड कैनिंग से ही नहीं लेगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही तो इंडिया में काम कर रहे थे, इसलिए वो लॉर्ड कैनिंग से रिपोर्ट लेते थे। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कंप्लीट अथॉरिटी होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि वायसरॉय से ज़्यादा पावरफुल है, ये भी आप बोल सकते हैं। इनका फोर देखते हैं। इट एस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एग्जिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी।
इसने 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका काम था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की मदद करेगा। इट 5 देखते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूएंट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued in India and in England। इसमें है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के 15 मेंबर को काउंसिल से ये मिलकर बनाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट। इसको लीगल कॉर्पोरेट कह सकते हैं और बॉडी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग चल सकती है। यानी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर जो भी कुछ कहेगी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। 1858 के एक्ट में the Act of 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery। अब यहाँ पे 1858 के एक्ट में अब यह कहा गया कि हुआ कि इंग्लैंड लंदन में बैठे बैठे इंग्लैंड के रूलिंग मेंबर इंडिया के अफेयर्स को भी चलाना है और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू बनाई गई, लेकिन इंडिया के लोगों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदे नहीं मिले। चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को समझ में अब आ गया 1857 के रिवॉल्ट के बाद कि अब ज़्यादा प्रिंसली स्टेट और इंडियंस को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं के प्रिंसली स्टेट को नाराज़ किया तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने हथियार उठा लिया, हंगामा हो गया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि इंडियंस की मदद की हमको ज़रूरत है मदद की। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि रूलिंग प्रोसेस में भाग लेंगे, इंडियन को भाग लेने का मौका देना चाहिए, मौका दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ काउंसिल एक्ट निकाले गए और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर 1892, फिर 1909 लाया गया। वायसरॉय की 2 काउंसिल थी। नंबर 1 फीचर देख रहे हैं इनके। वायसरॉय के 2 काउंसिल थी। नंबर 1 लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसने जो इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव दी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया और कहा गया कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। और इसके लिए कहा गया कि वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बढ़ा दिया जाए और उसके पास इन्वॉल्व करेगा तो बढ़ाने के लिए कहा गया। इसके लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर लाया जाए। तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए थे। इनका सेकेंड देखते हैं। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। यहाँ पे यह कहा गया कि लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ी ताकत दी जाए, जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको थोड़ी ताकत दी जाए। फिर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कुछ पावर दे दी गई, उनको बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। सेंटर के पास भी थी, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के भी पास थी। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज में भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। और जो लेजिस्लेटिव पावर पहले 1853 के चार्टर एक्ट से वापस ले ली गई थी, तो फिर कुछ लेजिस्लेटिव पावर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को वापस दे दी गई। इनका थर्ड देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, विच वेयर एस्टेब्लिश्ड द 1862, 1886 एंड 1897। यहाँ पे कहा गया कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ। तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब की बनाई गई। बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल 1862 में स्टेब्लिश की गई। नॉर्थ वेस्टर्न की लेजिस्लेटिव काउंसिल 1886 में स्टेब्लिश की गई और पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल 1897 में स्टेब्लिश की गई। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे
It empowered the viceroy to make the rules of orders for the more convenient transaction of business council. It also gave a recognition to portfolio system। पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। उसके बाद हम लोग 5 देखते हैं। इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द ऑकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। 1861 काउंसिल एक्ट से और ये एक पावर मिली वायसरॉय को, यह पावर मिली कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए। ध्यान दीजिएगा, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए। इमरजेंसी के दौरान, वो इमरजेंसी क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसरॉय आपस में बात करके उनको जो लगेगा कि ये इमरजेंसी है वो इमरजेंसी बन जाएगी, क्योंकि वो उस समय उनका राज था। इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड था, वो ऑर्डिनेंस इस तरह ऑर्डिनेंस ला सकते थे। इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड था 6 मंथ। चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इनके फीचर देखते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। इसमें 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर को और बढ़ा दिया गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया गया। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर, यानी मेंबर जिसको ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट नॉमिनेट किया है, ऑफिशियल मेंबर वो है जिसको ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट नॉमिनेट किया है, वो अभी भी मेजोरिटी में है। इनका सेकंड देखते हैं। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इसमें फंक्शन को बढ़ाया गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर को भी बढ़ाया गया, तो उसे बजट को डिस्कस करने की ताकत दे दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को डिस्कस करने की ताकत दे दी गई। उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर तथा इंडियन मेंबर के उनको बजट डिस्कस करने की ताकत दे दी गई 1892 में। और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन उस बजट पे वो वोट नहीं कर सकते थे, और उस बजट को रोकने की, वीटो करने की ताकत अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन वो डिस्कस कर सकते थे। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ नॉन ऑफिशियल सीटों को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। वो एक तरह का नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन नहीं। कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा वायसरॉय के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। उसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ की रिकमेंडेशन पे। म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर ऑफ के रिकमेंडेशन पे इन सब की डिमांड को पूरा किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।